नमस्कार। ये नाटक शुरू हो इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। दरअसल यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है और न ही आप लोगों के सामने किसी भी प्रकार की स्वीकारोक्ति। इसके कथानक पर बात करूंगा। ये नाटक शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ बुद्धिजीवियों और समीक्षकों का मत है कि इसके लेखक ने इसे कमिटेड होकर लिखा है और कुछ साहित्यिक मर्मज्ञ इसे आज के जीवन की सही तस्वीर मानते हैं। मैंने ये नाटक पढ़ा। बेशक सारा कथानक ही राजनीतिक बदबू का चित्रण कर रहा था। एक स्थान पर संविधान की लाश दुर्गंध मार रही थी और दूसरी तरफ जिंदगी का फूल खिल रहा था। महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जहां पर रंगभेद नीति और हमारे देश की सांप्रदायिकता को लिखा गया। हरिजनों तथा सुवर्णों की विभत्स कथा को दृश्यों के माध्यम से चित्रित किया गया। कई स्थानों पर मैं लेखक से सहमत नहीं था। लेखक कमिटेड हो सकता था, पर मेरी प्रस्तुति तो सभी दर्शकों के लिए होनी चाहिए थी, सभी विचारधारा वाले दर्शक, और वो जो नाटकों के जरिए बुरी और बहुत बुरी राजनीतिक पार्श्विकता को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी, और किसी भी संगठन से जुड़े हुए मासूम कार्यकर्ताओं के लिए भी। दोस्तों का परामर्श था कि मैं राजनीतिक कथानक उठाकर अपने परिवार को संकट में न डालूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे मासूम हैं और राजनीति विक्षिप्त, रूढ़िवादी, संतानहीन बुढ़िया। लेकिन मेरे मन में कुछ और बात थी। मैं चाहता था राजनीति का इस्पाती आकाश भी दिखना चाहिए और पहाड़ों पर स्वयं उगने वाले फूल भी दिखने चाहिए। मेरा तर्क ये था कि मां शब्द का उपयोग यदि होता है तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि ईश्वर निसंदेह एक पारदर्शी अस्तित्व होगा। दोस्तों ने कहा, बेकार रिस्क मत लो, ऐसे नाटकों से किसी का भला नहीं होगा। मैं पूछता हूं क्यों भला नहीं होगा? क्या इसलिए कि सत्ता में आना आसान है और हिंसा करना साक्षरता है? तुम गलत समझ रहे हो। हमारे कहने का अर्थ केवल यही है कि इस देश में लेखन को सीधी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधी स्वतंत्रता से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हम आजाद हैं, आजाद देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। सीधी स्वतंत्रता का मतलब कहीं ना कहीं दूसरों के व्यक्तिगत हितों को चोटिल करना होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति स्वयं को खतरों के उन दायरों में ले जाता है जो दायरे उसके भक्षक बनकर उसके सारे इरादों को निगल जाते हैं। यूं कहने को तो बहुत बार गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती, लेकिन लेखन से प्रभावित होने वाला पक्ष कहीं ना कहीं कोई आक्षेप लगाने का मौका ढूंढ ही लेता है। तो क्या ऐसी बातों से डरकर कदम पीछे हटा लेने चाहिए? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेखक कमिटेड होता है और ये लेखक भी कमिटेड है। तुम ऐसी गलती करने का दुस्साहस करने से पहले गंभीरता से सोचो। तुम इस नाटक को खेलकर किसी दूसरे पक्ष से खामखा दुश्मनी मोल ले रहे हो। सोचो, तुम्हारे मासूम बच्चे हैं। क्या उनकी मासूमियत को तुम राजनीति के गलियारे में दौड़ते भेषधारी हत्यारों से सुरक्षित रख पाओगे? क्योंकि तुम जानते हो कि ना तो उन्हें संविधान में दी गई मानव अधिकारों की बात मालूम है और ना वो ये जानते हैं कि तुम उनके रास्तों में अपने कर्मों से हत्यारों को जन्म दे रहे हो। मेरे नैतिक मूल्यों की गहरी जड़ों में ये बातें गहरे सेंध नहीं लगा सकती। मैं भी कमिटेड हूं, लेखक की तरह। क्या तुम्हारे प्रयासों से राजनीति के गलियारे देशभक्तों की जय जयकार से गूंज उठेंगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सावधान, तुम खतरे की जद में हो। आशु, आशु बेटा, आशु। हाँ पापा। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ पापा?
कुछ नहीं। क्या पढ़ रही थी? हाँ पापा। अच्छा जाओ पढ़ो। सुनो, जी। खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना। अच्छा पापा। अच्छा जाओ। और सुनो, जी। तुमने अभी किसी काले आदमी को यहाँ से जाते देखा? नहीं। अच्छा जाओ, खूब पढ़ो। नहीं, मैं ऐसे विचारों से डरूंगा नहीं। कल वही लोग मुझ पर हंसेंगे जो आज मुझे डरा रहे हैं। मैं एक रंगकर्मी हूं। आज तक हमारा देश रंगकर्मियों को नौटंकी करने वाला और भांड समझता रहा है। मैं इस थोपी गई गलत इमेज के तिलिस्म को तोड़ देना चाहता हूं। आखिरकार मेरे सामने इस सड़े गले दुर्गंध मारते समाज का मामला है। इसके किसी भी महान गणित पक्ष पर सोचने के लिए मुझे वक्त लगेगा नहीं क्या? लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने इसमें 2-4 चरित्रों पर सोचना ही जरूरी समझा। प्रतीकों के माध्यम से मैंने भावनाओं की बदबू को उजागर करने की कोशिश की है। मेरे सामने एब्सर्डिटी का संकट भी था, और यह संकट भी था कि कहीं इसकी रियलिस्टिक फॉर्म मात्र रिपोर्टिंग बनकर न रह जाए। मेरी एक दोस्त है जो सत्ता में है। संविधान जिसकी जेब में सूखे हुए तंबाकू के पान की तरह पड़ा रहता है। आश्वासन जिसके होठों पर खून से रचे रहते हैं। अपने इस नाटक की प्रस्तुति से पूर्व उनसे हुई भेंट के बारे में आप लोगों से अवश्य कहना चाहूंगा। नमस्कार। कहो, कैसे आए? बधाई देने। अब तो तुम सत्ता में आ गई हो। जी आप सत्ता में आ गई हैं। बेशक जनता का भला होगा, राहत मिलेगी। जनता? हाँ, जनता। बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक है। कौन से पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? मुझे बताओ, फीस वगैरह? वो ठीक है। मैं एक काम से आया था। हाँ हाँ हाँ, बोलो। संगीत नाटक अकादमी से कुछ लेना हो तो बोलो। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। इंटरव्यू लोगे? हैं? भाई मैं तो सर्वहारा और दलितों की पक्की पक्षधर हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इन बेचारों के लिए कुछ करूंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपने ही खिलाफ आमरण अनशन करूं, अपना ही घेराव करूं। देखो, अब मेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तो ये हड़तालें वगैरह मुझे काटने को दौड़ती हैं। लेकिन
मैं इन बेचारों के लिए कुछ करूंगी अवश्य। मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया, तो मैंने एक नाटक शुरू किया है। थीम पॉलिटिकल है। आप राजनीति की जानकार हैं, थोड़ी गाइडेंस चाहता हूँ। पॉलिटिक्स इज ए ग्रेट आर्ट। वो तुम्हारे नाटकों के लिए नहीं है। सरकार के खिलाफ है क्या? कहीं कहीं संवादों में है। मेरे मंत्रालय से संबंधित? थोड़ा थोड़ा। नॉनसेंस। क्या तुम्हें अपने बाल बच्चों से प्यार नहीं? देखो, तुम मेरे दोस्त हो। जब तक मैं सत्ता में नहीं थी तो तुम्हारे नाटक वगैरह विरोध के लिए उपयोगी थे, किंतु अब तो प्रतिपक्ष खत्म हो चुका है। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये सब नाटक वगैरह छोड़ो। देखो भाई, हमसे अच्छा विरोध भला हमारा कौन करेगा? और यही तो लोकतंत्र की जीत है कि सरकार स्वयं अपनी आलोचना करे, है? क्या आप भ्रष्टाचार को ठीक समझती हैं? नहीं, क्या आप सांप्रदायिकता को अच्छा मानती हैं? नहीं भाई नहीं। क्या आप रंग भेद नीति के समर्थक हैं? नेवर, क्या आप छुआछूत में विश्वास रखती हैं? नेवर, नेवर। क्या आप ये चाहते हैं महंगाई बढ़े? किसने कहा? क्या ये ठीक है कि अपने हितों के लिए प्रदर्शन न किया जाए? करो। मेरे नाटक की भी तो यही थीम है। थीम है वो तो ठीक है, लेकिन नाटक मैं इजाजत नहीं दूंगी। मैं इजाजत लेने नहीं आया हूं। तो गाइडेंस। गाइडेंस? गाइडेंस। ड्रिंक लोगे? नहीं तो जी, मैं वो इडियट। Politics is not a performing art and not for drama. Politics is only for politics. Of course, this is a creative art, but not for conversation. Understand? Politics is only for politician. The man who hunts for the civil crowd, you know. ड्रिंक लोगे? नहीं। तो मत खेलो, नाटक भी और राजनीति भी। इसके लिए हमने जन्म ले लिया है। अपने जन्म को व्यर्थ ना करो। घर जाओ। सभी बच्चे अपने पिताओं का इंतजार करते हैं। जी एक बात। नो, नो डायलॉग्स। मुझे एक विधवा आश्रम का उद्घाटन करने के लिए जाना है। वो जो सत्ता में बैठी हुई है मेरी दोस्त है। उसने संकेत दे दिया मुझे
उसने बार बार मेरे बच्चों की बात कही। इस देश में बच्चों की बात करके कितनी आसानी से भावनाओं का दमन किया जा सकता है, ये बात मुझे उस दिन पता चली। धीरे धीरे इस नाटक को खेलने का इरादा खत्म होता गया। बस एक दृश्य, एक ऐसा दृश्य जो रह रहकर मुझे परेशान करता था। उस दिन जब मैं अपनी दोस्त के यहां से निकल रहा था, तब मेरे कमरे से बाहर निकलते ही मेरी उस दोस्त ने ऑक्टोपस की तरफ फैलना शुरू कर दिया था। ये जो अब भी यहां से गया है ना, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। नाटक करता है, लेकिन ये कुछ ऐसा नाटक करना चाहता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूं तुम इसे हमेशा के लिए चुप करा दो। करा दोगे ना? मैंने ये सब सुना अपने कानों से, उन्हीं कानों से जिनसे मैं अपने बच्चों की किलकारियां सुनता रहा हूं, उनकी तुतलाती बोली में कविताएं सुनता रहा हूं। उन्हीं कानों से मैंने ये सब सुना। तब मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। मैंने सोचा, कोई भी देशभक्त मतदाता आखिर क्या कर सकता है जब देश हथियारों के हाथ में हो, जहां के बचपन का कोई वर्तमान और कोई भविष्य ना हो। बस इस एक केंद्रीय विचार को दिमाग में रखकर मैंने स्क्रिप्ट को एडिट किया। मुझे मालूम था मेरी हत्या से अभिव्यक्तियों को संबल नहीं मिलेगा। हिंसा और आतंक की राजनीति ही यदि किसी देश की सुंदरता हो, तब कुरूपता, विभत्सता और कविता, इनका महत्व समाप्त हो जाता है। तो आइए मनोरंजन करें। देश की चिंता करने वाले हत्यारे तो पालना में जन्म ले चुके हैं। वो रहे Mamma, quiero, mamma, quiero, mamma, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना भी कोई जीना यारो, गोली मारो, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना भी कोई जीना यारो। 5:17 हो गए। पाँच बजकर 18 मिनट हो गए, लेकिन फोन चुपचाप है। दरवाजा खुला है, आ जाओ। फोन आया? हेलो।
तुमने ठीक 8 बजे सुना था। तो लेकिन अभी तो 7:30 बजे हैं। बोर हो गए। क्या कहा? अरे बोर हो गए तो रेडियो लगा लो। गुड आइडिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रह जिस रोज हम शमा जलाना रोज देखा है उसको हम भूल गए। दिल थाम के कहीं ना जान अब आठ पहर वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़किड़ा रहता है। बंद करो इसे। सामने वाली रहता है। अफसोस ऐसी तैसी इसकी बंद कर इसको। हेलो व्हाट? क्या हुआ? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना भी कोई जीना यारो। यारों पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। दुनिया अरे पपलू निकालो। क्या खुला? लाल पान का बादशाह। तब तो ये बाजी मेरी। मैं भी यही सोच रहा था। बढ़िया खेलते हो। पत्ते बांट। अबे वहीं मर गया क्या? आखिर बात क्या है? क्या हुआ? नीचे सड़क पर पुलिस है। पुलिस? मैं नहीं कहता था उसकी हत्या मत करो। चुप रहो तुम। देखना कुछ दिनों बाद हम लोग आपसी टेंशन के शिकंजे में होंगे। अरे ये तो गधा है। हम सब गधे हैं। आओ पपलू खेलते हैं। वे इसी बिल्डिंग में दाखिल
दाखिल हुए हैं। मैया केरो 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 मामा केरो मामा मैया केरो 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 मामा केरो मामा। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो डर के जीना भी कोई जीना यारो गोली मारो दुनिया माने। तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। छोड़ो, चाल चलो। इसे चुप कराओ। बंद करो यार। कहता था, मैं नहीं कहता था। अरे हमारी पुलिस अभी बच्चा है, छोड़ो, चाल चलो। उसका फोन क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा, धैर्य रखो। कब आ जाएगा? जब हम लोग जेल में होंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम चाल चलो यार। नहीं, ये फ्लैट तो अब जेल खाना लगने लगा है। अरे पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। एक दिन गली चौराहा मकान दर मकान तराशती हुई पुलिस यहां भी आ पहुंचेगी। तुम चाल चलो यार, पुलिस जब आएगी तब देख लेंगे। चाल चलो, चाल चलो। क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है, शायद। अरे यार, ये गड़बड़ करेगा। पहले तो बहुत जोश में था। पहले बात आदर्शों की थी। शो। बढ़िया खेलते हो यार। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं जाऊंगा। क्या? मैं अब और यहां नहीं रुक सकता। देर सवेर यहां पुलिस होगी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कहाँ जाओगे? कहीं भी। हम हत्यारे हैं। हत्यारे कहां तक जा सकते हैं? मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। आत्मसमर्पण कर दोगे? लेकिन हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते। तो मार दो मुझे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ, सोचना चाहिए था। लेकिन अब मुझे उसका दम तोड़ता हुआ चेहरा, उसकी बुझती हुई आंखें, उसका छटपटाता हुआ शरीर याद आ रहा है। आखिर मैं भी एक मासूम बच्ची का बाप। मासूम बच्ची के बाप? अब तुम्हारी किस्मत हमारे साथ जुड़ गई है। और हाँ, वैसे भी एक हफ्ते में हम इस देश की सीमा से बाहर होंगे। लेकिन अभी तो मौत के मुंह में है ना। ये भी तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अरे मुझे नहीं मालूम था कि आदर्श इतने जानलेवा होते हैं। तो मालूम हो गया। आओ बैठो, ताश खेलते हैं। उसने कहा था वो काम बनते ही फोन करेगा। वो फोन क्यों नहीं कर रहा है? अरे जब काम बनेगा तब कर देगा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। एक ऐसा कल जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता, उस अजनबी कल के लिए मैं अपने आप को नष्ट नहीं होने दूंगा। हम इश्तिहारी मुजरिम घोषित किए जा चुके हैं। अब तो इस शहर की बेजान इमारतें भी हमें पहचान लेंगी। अपनी बेटी का मोह त्याग दो। देखो, तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। और तुम अपना मानसिक संतुलन बनाओ। और सुनो, उसकी हत्या हमारे आदर्शों की महान विजय है। हमारे इस कारनामे पर आने वाला वक्त गर्व करेगा। आदर्श गए भाड़ में। एक हत्या जैसे अपराध के लिए कोई भी दिन गर्व नहीं करेगा। धीरे धीरे ये सभी दिन हमारे आसपास एक ऐसा अंधा कुआं बना देंगे जिसका ना तो कोई आकाश होगा और ना ही कोई सूरज। मैं जाऊंगा। रुको, तुम्हारे यूं बाहर जाने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब ये फैसला व्यक्तिगत नहीं है। सोचो, तुम्हारे ना होने से इस दुनिया को कौन सा फर्क पड़ जाएगा? आओ बैठो, धैर्य रखो। लो पैग पियो। तुम समझ नहीं रहे हो। दरअसल हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम लोग तो केवल माध्यम हैं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमारी कहीं भी सुरक्षा नहीं है। अरे उसकी हत्या से जिन लोगों को फायदा पहुंचना था उन्हें तो हम जानते तक नहीं। सोचो, हम लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। लेकिन सच्चे कार्यकर्ता। और हमारे बिना संगठन अधूरा है। हमारा संगठन क्या लोगों की हत्याएं करके अपने आदर्शों की रक्षा करेगा? हम उसकी हत्या करने में सफल हुए हैं। और सफल काम अपराध नहीं होते। परिस्थितियां सामान्य होगी और हम जनता के बीच हीरो होंगे। अरे दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। नाउ रिलैक्स योर माइंड। उसका फोन जरूर आएगा। सो जाओ। और हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे नींद नहीं आ रही है। ओ हीरो, उस बहंगी लड़की के वास्ते तुम अपनी चमड़ी छील छील कर हड्डियां निकाल लोगे। अरे तुम्हारी ये ऐसी तो एकदम से फांसी के तख्ते तक ले जाने वाली है। क्यों? तुम उस लड़की से आंखें लड़ाने गलियारे में जाओगे। यूं बार बार गलियारे में जाना खतरनाक है। और वैसे भी हम यहाँ कुछ घंटों के मेहमान हैं। खतरा क्या है? इस समय पूरा गलियारा सुनसान रहता है। अरे यार, वो लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं। अरे मुझे तो वो निहायती भूखी और बेवकूफ नजर आती है। अरे कहीं उस प्रेम दीवानी ने किसी से कह दिया कि इस फ्लैट में कुछ अजनबी लोग रह रहे हैं, तो भैया तुम्हारा ये लव स्कैंडल हमारे लिए मौत का पैगाम होगा। और हाँ, वो लड़की बैंगी नहीं है। इसे छोड़ो, हमें रवानगी के बारे में सोचना चाहिए। कल रात ठीक 11 बजे एक मेटाडोर इस बिल्डिंग के पीछे हमारा इंतजार करेगी। और टेलीफोन पर मिली सूचना के मुताबिक रात 11:35 पर हम इस शहर की सीमा से बाहर होंगे और सुबह 4:15 पर हम इस देश की सीमा से बाहर होंगे। क्या ये सब इतना आसान लगता है? मालूम नहीं, पर एक बात तो है, हमारे नेता लोग काम ठोक बजाकर करते हैं। देखा नहीं कितना टाइमिंग का खेल है। अखबार वाला नहीं आया? भगवान के लिए तुम उस लड़की का ख्याल छोड़ दो। अखबार वाला आएगा तो हमें अपने आप अखबार मिल जाएगा। अरे कल भी अखबार वाले से टकराते हुए बचा है। वो तो अंधा है। हम फोन करके ये तो पता कर सकते हैं कि मेटाडोर का ड्राइवर कौन होगा। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? आखिरकार हम अपराधी हैं और हमें हर पहलू पर गौर करना ही चाहिए। अरे यार, अभी कुछ देर पहले तो तुम मर रहे थे। छोड़ो, तुम्हारे बोलने का ढंग बहुत ही बेढंगा है। तो ताश हो जाए। आओ। बात सुनो, फोन करके मेटाडोर के बारे में पूछना खतरनाक होगा। मुमकिन है हमारे फोन टेप किए जा रहे हो। समझो कि इधर हमने फोन किया और उधर पुलिस हमारा दरवाजा खटखटा रही हो। नॉक नॉक, हु इज देयर? समझे? पुलिस को हमारे संगठन पर शक है? मालूम नहीं, लेकिन पुलिस का तो काम ही शक करना है और इसमें पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ता। तब तो सरकार हमारे संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों? हम लोग संगठन के एक्टिव मेंबर हैं। अखबार वाला
नहीं नहीं, ये तो सरासर धोखा है। क्या हुआ? क्या खबर संगठन है? के सर्वोच्च नेताओं का खंडन। क्या? लो तुम ही पढ़ लो यार। ये तो हमारे खिलाफ है। अब क्या होगा? संगठन के नेताओं ने अपील की है कि उस देशभक्त के हत्यारों को यानी हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हम तो संगठन के एक्टिव मेंबर हैं और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। संगठन ने ये नहीं सोचा क्या? जरूर सोचा होगा। हाँ, जरूर सोचा होगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे एक तरफ हमें देश की सीमा से बाहर भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ। लेकिन मुझे समझ आ गया है दोस्तों, हम लोग उनके जाल में फंस चुके हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम ठीक कहते थे। अरे हम लोग तो सिर्फ माध्यम हैं। नहीं, हम आत्मसमर्पण कर देंगे। हम नहीं रहेंगे तो संगठन भी नहीं रहेगा। हम पुलिस को सारा बयान दे देंगे। अहमक आदमी, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे जिस तरह हम माध्यम बने किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए, उस तरह कुछ और लोग भी माध्यम होंगे। संगठन के हत्यारे हमें खामोश करने के लिए आते ही होंगे। नहीं, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। मेरी एक मासूम बच्ची है। मैं संगठन का सारा भांडा फोड़ दूंगा। ठहरो। क्यों? बाहर मौत तुम्हारे इंतजार में है। लंबा सुनसान गलियारा हजार आंखों से हमें बाहर देखने के इंतजार में है। हम फोन के जरिए पुलिस को अपना ठिकाना बता सकते हैं। ओह नो! क्या हुआ? मुझे मालूम था यही किया जाएगा। फोन कहीं ना कहीं से खराब कर दिया गया है। दोस्तों, बौखलाने से बेहतर यही होगा कि हम इत्मीनान से बैठकर यहां से निकलने का रास्ता तलाश करें। अब कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना हम तीनों एक साथ इस इमारत से बाहर जाएं? अगर कोई गोली हमारे लगी भी तो हम में से कोई तो बचेगा। ऐसा नहीं होगा। इस इमारत के बाहर सड़क पर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद होंगे और हम इश्तिहारी मुजरिम घोषित किए जा चुके हैं। अरे जो ही हम सड़क पर जाएंगे, देशभक्त नेता के हत्यारों को मार दो, ये नारा बुलंद करती हुई भीड़ हमारी बोटी बोटी नोच लेगी। सोचो, हम सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे भाग रहे हैं और हमारे खून की प्यासी भीड़ हमारा कत्ल करने के लिए हमारे पीछे दौड़ रही है। तो फिर मेटाडोर भेजने का क्या मतलब? साफ मतलब है, मेटाडोर हमें वहां लेकर जा रही है जहां हमारी कब्रें खोदी जा रही हैं। हम इमारत के पीछे से भी तो भाग सकते ये हैं। नामुमकिन है। अरे पीछे की अंधेरी गली में मौत अपने ठंडे हाथों का शिकंजा बनाए हाँप रही होगी। तुम तो कहते थे हमारा संगठन महान है। हाँ, मैं कहता था। अरे लेकिन तुम भी तो कहते थे। अरे मैं तो सोचता था कि हमारा संगठन जन कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, वो अन्याय का विरोधी है। हमारा संगठन समाज के गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने का काम करता है। लेकिन नहीं, लेकिन लगता है कि हमारा संगठन भी आतंक के रास्ते सत्ता की जन्नत में दाखिल होना चाहता है। आइडिया। बोलो। हम उस लड़की के जरिए पुलिस को अपना मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन गलियारे में जाएगा कौन? मानो गलियारे में कोई ऐसा शख्स मौजूद हुआ जो हम लोगों पर नजर रखे हुए है, तो यकीन मानो वो लड़की पुलिस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन लड़की के कमरे तक तो पहुंचा जा सकता है। टेलीफोन है उसके कमरे में। टेलीफोन? मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है टेलीफोन होगा जरूर। टेलीफोन होगा, लेकिन वो भी डेड पड़ा होगा। बिल्कुल।
लेकिन हम ऐसा क्यों सोचें? ऐसा सोचने से तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक काम हो सकता है, हम तीनों में से कोई एक गलियारे में भाग कर जाए। जो व्यक्ति हम पर नजर रख रहा होगा वो उसी के पीछे भागेगा और तब तक दूसरा व्यक्ति लिफ्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन लिफ्ट तक पहुंच के हमें क्या करना है? किसी दूसरे फ्लैट में उतरकर पुलिस को खबर करनी होगी। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, पर क्या? लेकिन लड़की के कमरे तक जाएगा कौन? ये ठीक रहेगा? हाँ, ये ठीक है। बैठो। हम तीनों एक एक पत्ता उठाएंगे। जिसका पत्ता सबसे बड़ा होगा वो गलियारे में जाएगा और जिसका पत्ता उससे छोटा होगा वो लिफ्ट तक जाएगा और जिसका पत्ता सबसे छोटा होगा वो उस बहंगी लड़की के कमरे तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ओके? ओके ओके। मैं उस लड़की के कमरे तक जाऊंगा, मेरे पास दुक्की है। मैं लिफ्ट तक जाऊंगा, मेरे पास तिक्की है। मेरी बच्ची मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। मेरी गुड़िया मैं तुम तक पहुंच कर रहूंगा। उस रात जो कुछ हुआ वो मेरे रंगमंचीय जीवन का अभूतपूर्व क्षण था, लेकिन मैं अपने अनुभव बाद में बतलाऊंगा। अभी तो जीवन के कई पहलू छूट गए हैं। वो एक हत्यारा जिसे आपने अभी देखा, वो जो अपनी लड़की के लिए रोता है, इसने एक आदमी की हत्या की, उसकी जो सत्ता में था। ये वही पात्र हैं जो आतंक के द्वार खोलकर सत्ता की बैकुंठ में प्रवेश करते हैं। सत्ता में बैठी हुई मेरी दोस्त ने मुझसे उस दिन कहा, तुम मूर्ख हो। वर्तमान शासन व्यवस्था में धीमे धीमे परिवर्तन के आसार नजर आएंगे। मैंने तुमसे कहा ना, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हालांकि ये एक बहुत ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब प्रतिपक्ष खत्म हो जाता है ना, तो हमें
जनता को ही सबसे बड़ा विपक्ष मानकर चलना पड़ता है। ये है सत्ता की राजनीति। Politics is not for civilians. Politics is only for politicians. The man who hunts for the civil crowd. You know. Drink लोगे? नो थैंक यू। बाय द वे, आप सीधे साधे शब्दों में ये कहना चाहती हैं कि सत्ता पक्ष को जल्लाद होना चाहिए। भाई वाह, तुम नाटककार से ज्यादा पत्रकार लगते हो। सुनो, वर्षों से अपनी बात को ताजा ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए हमने प्रतीकों का चुनाव किया। मेरी परिभाषा ये है कि जब शोषक शब्द को नए प्रतीकों के मुखौटे में लपेटकर पेश किया जाता है ना, तो शोषक शब्द नए अंदाज में शोषण के लिए उपलब्ध हो जाता है। यही है भटकाव जो अनंत काल से हमारे दरमियान हमारी संस्कृति के नाम से हमारा विनाश कर रहा है। ये था निचोड़, ये थी दुधारी तलवार, ये था किसी भी अणुयुद्ध के खिलाफ अणुव्रत का उपयोग। तो क्या हुआ? लौटकर इन 3-4 चरित्रों पर ही आना पड़ा। पहला लिफ्ट तक जाएगा, दूसरा लड़की के कमरे तक, और तीसरा मेरी बच्ची। ये रोना छोड़ो। कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। वो आ गई शायद। खोलो, दरवाजा खोलो। तुम बोलो, क्या बात है? तो तुम हो वो सब। क्या? सरकार ने तुम्हारे नाम भारी इनाम रखा है। क्या मतलब? बहुत दिनों से मैं तुम्हें यहाँ देख रही हूँ। तुम सब हथियारे हो ना? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम तो अच्छा, तो ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? तो तुम हमें जानती हो? हाँ, और मैं वो इनाम पाना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। भगवान के लिए जरा जल्दी पुलिस को हमारी खबर कर दो। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहते हैं। तुम्हारा फोन चालू है? नहीं, क्यों? मेरा फोन खराब है। तो निकलो यहाँ से, वरना कुछ देर बाद हमारे साथ तुम्हारी लाश भी यहीं नजर आएगी। गेट आउट। फुटो यहाँ से, वरना तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा खून में डूबा हुआ नजर आएगा। क्यों? ओफो लड़की, भागो यहाँ से और सड़क की किसी दुकान से पुलिस को हमारी खबर कर दो। अच्छा, तब तक भाग जाओगे? अजीब पागल लड़की है। अरे कहाँ ना, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो निकलो बाहर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैटाडोर, देख लो। भागो गलियारे में। वो आ गए शायद। लगता है उन्होंने उस लड़की को मार दिया। भागो गलियारे में, यही उपाय है। लेकिन क्या फायदा, वो लोग बाहर मौजूद होंगे। ठीक है, मेरे पास पिस्तौल है, मैं जाऊंगा। अरे मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। तुम्हें लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? हाँ। और तुम्हें भी ये लगता है?
मत जाओ दोस्त। हो सकता है भगवान कोई रास्ता ढूंढ निकाले। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, हमने कुछ देर पहले ताश के पत्तों से जो आइडिया सोचा था वो ठीक था ना दोस्तों? ठीक था, पर नहीं, वो आइडिया अब भी ठीक है, लेकिन पहले मामला मर्जी का था, अब आइडिया थोड़ा अलग है। कैसे? देखो, ताश के पत्तों के हिसाब से सबसे पहले गलियारे में तुम्हें दौड़कर जाना था। हाँ हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस पिस्टल में 2 गोलियां नहीं हैं, यानी इस पिस्टल में 4 गोलियां हैं। और अपनी आदत के मुताबिक मैंने इस चक्कर को इतनी बार घुमाया है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि वो 4 गोलियां इस नली की बिल्कुल सीध में या फिर 2 खाने छोड़कर इससे दूर। 2 खानों की दूरी तय करने में अधिक से अधिक 2 सेकंड लगते हैं, और कभी कभी 2 घंटे भी। तुम चाहो तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। अरे यार, सीधी तरह बको। पहेलियां मत बुझाओ। बताता हूँ, इधर आओ। वो खिड़की से नीचे मेटाडोर को देखो। देखा? हाँ देखा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने एक तरकीब सोची है, और इस तरकीब के मुताबिक अब तुम गलियारे में नहीं जाओगे। मेटाडोर पिछली सड़क से लगभग 20 कदम दूर अंधेरे में खड़ी है, और ठीक 11 बजे मेटाडोर हॉर्न देगी, और ठीक हॉर्न बजते ही तुम मेटाडोर की तरफ बढ़ोगे। नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैं जानता हूं कि इस वक्त मेटाडोर में कम से कम 3 शख्स मौजूद होंगे और एक ड्राइवर, यानी कुल 4 लोग, और मेरा निशाना अचूक है। तो जैसे ही तुम मेटाडोर की तरफ बढ़ोगे, अगर वो तीनों शख्स गली में कहीं भी मौजूद हुए, मैं उन्हें 2 कदम भी बढ़ने नहीं दूंगा। और सुनो दोस्त, गलियारे के रास्ते से या सड़क के रास्ते से बेहतर यह होगा कि हम मेटाडोर पर कब्जा करके भाग चलें। और अगर हम मेटाडोर पर कब्जा नहीं भी कर पाए तो 4 लोगों से निपटना आसान है। ये मेटाडोर हमें वहां लेकर जा रही है जहां मौत हमारा इंतजार कर रही है। रास्ता लंबा है, लेकिन रास्ता छोटा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे सही रास्ता मुझे यही दिखता है। समझ गए? बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं पहले वहां नहीं जाऊंगा। अरे तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास पिस्टल है और तुम्हारा निशाना भी 2 चूक है। अरे मैं तुम्हें कवर करूंगा। मेरी आंखों की रेंज में तुम सुरक्षित रहोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। मेरी एक गोली की आवाज से उनमें जो बौखलाहट पैदा होगी, उसका फायदा उठाकर तुम गली के अंधेरे में भी भाग सकते हो। और सोचो, इस तरह तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। देखो, हम दोस्त हैं, और दोस्त होने के नाते ही मैं तुम्हें सब बता रहा हूं, ताकि तुम अपनी मदद खुद कर सको। ओके, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। भगवान ने चाहा तो तुम सुरक्षित रहोगे और अपनी बेटी से मिल सकोगे। मुझे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं, पर पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी बच्ची को देख लूं, उससे मिल लूं। वक्त होने को है। चलता हूं। और तुम इससे ठीक 5 कदम पीछे रहोगे। अगर वो कोई गड़बड़ करे तो तुम विपरीत दिशा की ओर भागना। लेकिन आगे गली अरे बंद मुझे है। मालूम है कि आगे गली बंद है, लेकिन फिर भी तुम गली के आखिरी मुहाने की तरफ जरूर भागना। इस तरह मेरा कोई भी निशाना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन मेटाडोर पे कब्जा कैसे होगा? उनके पास भी पिस्टल हो सकती है। ऐसा हो सकता है, पर लो, मेटाडोर आ गई। ठीक है दोस्त, गुड लक।
अब तुम भी जाओ। बेस्ट ऑफ लक। आओ बेबी, वेलकम। क्या हुआ, गए? बिल्कुल गए। नाउ फोन इज ओके? एकदम ओके। ये भी ओके। एक मिनट। हेलो, मैं बोल रहा हूं। संगठन का आजीवन सदस्य होने के नाते ये कोई मुश्किल काम नहीं था। एक मिनट। गाड़ी उन दोनों को लेकर जा चुकी है। 2 लोगों को काबू करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ सुरक्षित तो हूं ना? ओके ओके ओके। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है। अब हमारा संगठन उन दोनों को असली हत्यारा घोषित करके अंधी पब्लिक की भीड़ में छोड़ देगा। और हमारे देश की पब्लिक को तो तुम जानती हो बेबी। आंखें मीचकर अपने नेता के एक इशारे पर वो किसी भी आदमी की जान ले सकती है। अब हम मुक्त हैं, एकदम मुक्त। तुम जानती हो बेबी, कितना कमाल हो गया। अरे ये दोनों मूर्ख संगठन के बारे में पुलिस को सब कुछ बताने के लिए उतावले हो रहे थे। तुमने भी तो उन्हें कितना डरा दिया था। फियर इज द की बेबी। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो क्या वो हमारे चक्कर में आते? अब हमारा संगठन क्या करेगा? अब करने को रह ही क्या गया है। देखो, लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। अब हमारे सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति को वर्तमान सरकार के अल्पमत में जाने का ज्ञापन देंगे और हमारे पास लोकसभा में 220 एमपी हैं और बाकी एमपी खरीद लिए जाएंगे। बेशक शक्ति परीक्षण होगा और इस तरह हम सत्ता की जन्नत में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल किसी वेस्टर्न थ्रिलर नॉवल की तरह लग रहा है। बिल्कुल। जानती हो बेबी, जिस देशभक्त नेता को हमने ठिकाने लगाया उसके परम भक्त एमपी भी कुर्सी के मोह में इस कदर बोलियां लगाएंगे मानो मिस्र के बाजार में इस देश की सत्ता नीलाम हो रही हो। लो, काम हो गया शायद। क्या हुआ? मेटाडोर का भरे बाजार में एक्सीडेंट, ड्राइवर मारा गया। वे दोनों अब गृह मंत्री के सामने हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ओह नो। ये है क्लाइमैक्स। उस दिन जो संकेत मुझे अपनी दोस्त से मिला, उससे भयभीत होकर मैंने इस नाटक के मूल कथानक को बुरी तरह से एडिट कर दिया। मात्र भय और आतंक के माध्यम से सत्ता में आने वाले चरित्रों का प्रसंग रखा। इस तरह मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसे एडिट कर देना पड़ा।
सब दोस्तों ने इसे भी बारूद कहा, लेकिन मैं ये तर्क देना चाहता था कि हमें सरकारों का वफादार नहीं होना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, मूल चीज है देश। पापा पापा तितलियां कैसे उड़ती हैं पापा? बोलो ना पापा, तितलियां कैसे उड़ती हैं? पापा